नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आपके 15 प्रैक्टिस सेट थे, जिसमें 12 कंप्लीट हो चुके हैं और आज से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। और 1 से लेकर 12 तक के सारे ही प्रैक्टिस सेट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और देखिए हर जो प्रैक्टिस सेट है आपका जो एग्जाम है उसका पैटर्न ये है कि आपके 100 क्वेश्चन आने हैं 100 मार्क्स के। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिस सेट में भी 100 क्वेश्चन है एक प्रैक्टिस सेट में, तो हम 25-25 क्वेश्चन करके हर प्रैक्टिस सेट को 4 वीडियोस में कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डुओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार किस विटामिन के द्वारा होता है? इनमें से किस विटामिन के द्वारा होता है? विटामिन ए के द्वारा, विटामिन बी के द्वारा, विटामिन सी के द्वारा या विटामिन डी के द्वारा? तो देखिए जो डुओडेनम है आपका, ठीक है, इससे जो कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार है वो होता है विटामिन डी के द्वारा। ठीक है, विटामिन डी के बारे में आपको क्या याद रखना है? विटामिन डी के बारे में आपको याद रखना है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो जो आपका विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ लेते हैं कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन से विटामिन वसा में अघुलनशील है या घुलनशील नहीं है। तो जो आपका विटामिन डी है ये वसा में घुलनशील है और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वह लिपिड जिसमें जल भीरू या अध्रुवीय और जल प्रेमी या ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं। कौन सा है वो? बहुअनुभूतिक, समानुभूतिक, उभयानुभूतिक या विषमानुभूतिक? कौन सा है? तो ये है आपका, देखिए वो लिपिड जिसमें दोनों ही होते हैं। ठीक है, कौन सा है? ये है आपका विषमानुभूतिक। कौन सा होगा? वो लिपिड होगा आपका विषमानुभूतिक। ठीक है, विषमानुभूतिक को आपका कहते हैं हेट्रोपैथिक। ठीक है, हेट्रोपैथिक, HETROPATHIC, हेट्रोपैथिक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? कौन सा? कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, बहुत कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या ट्राइग्लिसराइड? ठीक है, कौन सा है ये आपका? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, देखिए जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये क्या है? ये एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो यकृत से उत्पन्न होता है। ये सभी पशु, ये यानी कि कोलेस्ट्रॉल सभी पशुओं और मनुष्यों की कोशिका झिल्ली समेत शरीर के हर भाग में पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण भाग है जहां उचित मात्रा में पारगम्यता और तरलता स्थापित करने में इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से एक जीवित टीके का उदाहरण है? आपसे पूछा है इनमें से कौन सी वैक्सीन है जिसमें क्या है जो मतलब जिसके जो वो होता है, जिसके अंदर की जो चीजें हैं वो क्या है, उसके जो जीवाणु या उसमें बैक्टीरिया जो भी चीजें हैं वो क्या है, जीवित अवस्था में है। इन्फ्लुएंजा में, रेबीज में, खसरे में या हेपेटाइटिस बी में? तो देखिए एक जीवित वायरस के टीके में एक जीवित कमजोर और क्षीण वायरस होता है। ठीक है, जो देखिए जैसे आपके हो गए खसरा, कंठमाला, रूबेला वैक्सीन ये जो है, और वेरिसेला जो है जो आपके चिकन पॉक्स के लिए यूज की जाती है, ये लाइव वैक्सीन यानी कि जो आपके जीवित टीके हैं इनका उदाहरण है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा खसरा। ये याद रखिएगा कि खसरा के अलावा जो आपका कंठमाला है, रूबेला है, ठीक है, वेरिसेला है यानी कि चिकन पॉक्स है, इसके लिए भी आपका लाइव वैक्सीन यानी कि जीवित टीके का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जीवित टीके से क्या मतलब है? जीवित टीके से मतलब है एक जीवित वायरस के टीका, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक जीवित कमजोर और क्षीण वायरस होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है कितना? 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम या 1500 ग्राम? कितना है ये? तो देखिए जो गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 700 ग्राम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन डैश हो सकता है क्या? पोटेशियम और जल पुनः प्राप्ति, लवण और जल पुनः प्राप्ति, लौह और जल पुनः प्राप्ति या आयोडीन और जल पुनः प्राप्ति। तो क्या हो सकता है? तो देखिए अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन लवण और जल पुनः प्राप्ति हो सकती है। कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए इसीलिए अत्यधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक रहने से गंभीर नमक और पानी प्रतिधारण हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद? 364, 365, 366 या 367? तो देखिए जो आपका आर्टिकल 366 है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर जो आपका 366 है, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। यानी कि आपके आर्टिकल नंबर 366 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 में जो आपका शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स है, इनकी जो डेफिनेशन है, इनको जो इलेबोरेट किया गया है। ठीक है, किसमें? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 366 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन से कुल प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक है? आपसे पूछ रहा है क्या कि जो कुल प्रजनन दर होती है, इसको परिभाषित करने के लिए जो आपके ऑप्शन है, इनमें से कौन सा समूह आवश्यक है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 2 और 4, 1 और 3, 2 और 3 या 1 और 4। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला लिखा है आपका जन्म। देखिए कुल प्रजनन दर से, ठीक है, जन्म से उस जन्म का कोई लेना देना नहीं। अगर आपका क्या होता, कुल जन्म दर लिखा होता तो यहाँ पर जन्म की जरूरत होती, लेकिन यहाँ पर जन्म की जरूरत नहीं है। देखिए पहला कटते ही आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी और डी तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और 2 क्या है, दोनों में ही कॉमन है, तो जो सेकंड ऑप्शन है इसको आपको देखने की जरूरत ही नहीं, ये तो आपका पहले से ही ठीक है। आपका क्या बच रहा है? ऑप्शन नंबर 3 और 4 बच रहा है। देखिए 3 और 4 को देखिए, 3 है आपका आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या या आयु समूह के अनुसार विवाहिता महिला जनसंख्या। देखिए एक कॉमन की बात यह है, ठीक है, कि जो मतलब उसका विवाहिता या उससे लेना देना नहीं है। आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या यानी कि वो महिलाएं जो इस स्थिति में है कि वो गर्भ धारण कर सकती हैं, उन महिलाओं की, मतलब उन महिलाओं का वर्ग लिया जाता है। ठीक है, इसमें विवाहिता या अविवाहिता का कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? 4th आपका गलत है और आपका ऑप्शन सही होगा तीसरा। ठीक है, तो आपका सेकंड और थर्ड देखिए किस में आ रहे हैं, तो आपका सेकंड और थर्ड आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो क्या है, कुल प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए कौन जरूरी है? तो इसके लिए जरूरी है माता की आयु के अनुसार जन्म और आयु समूह के अनुसार महिला की जनसंख्या 2 और 3। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? डॉक्टर के श्रीनिवासन, डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर श्री चंद्रशेखरन या डॉक्टर MS स्वामीनाथन? किसकी अध्यक्षता में पूछ रहा है? भारतीय जनसंख्या नीति तैयार की गई थी प्रथम बार। ठीक है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कर्ण सिंह। ठीक है, डॉक्टर कर्ण सिंह की अध्यक्षता में हमारे देश में 1976 में पहली बार भारतीय जनसंख्या नीति की जो अध्यक्षता है वो तैयार की, मतलब जो भारतीय जनसंख्या नीति है ये तैयार की गई थी। ठीक है, देखिए बाद में वर्ष 1981 में इस जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना और महिला शिक्षा पर विशेष जोर देने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा ये सब किसके अनुसार हुआ था? ये हुआ था भारतीय जनसंख्या नीति 2081 के अनुसार। ठीक है, देखिए बनी कब थी? पहली बार बनी थी 1976 में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर कर्ण सिंह की अध्यक्षता में। और बाद में संशोधन हुए थे वो आपके हुए थे कब? 1981 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लिया गया कहाँ से, यानी कि किस देश से इंस्पायर होकर भारत में जो 5 इयर्स प्लान थे उनको लॉन्च किया गया था। चीन से, जापान से, रूस से या यूएसए से। तो इसका आपको पता होगा कि ये जो आपके पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये रूस से प्रभावित होकर चलाई गई थी। ठीक है, किससे प्रभावित होकर? रूस से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, रूस से। ठीक है, देखिए भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है ये 1950 को की गई थी और यह परियोजना रूस से प्रभावित होकर चलाया गया था। ठीक है, देखिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 1956 तक चली थी और केंद्र सरकार द्वारा जो नई मोदी सरकार थी इसमें क्या किया गया था, योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। ठीक है, देखिए ये क्योंकि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है इसलिए आप याद रखिएगा क्या कि आपसे पूछा जा सकता है कि योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनका मॉडल कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया था रूस से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था। ठीक है, राष्ट्रीय उपवन की समस्याओं का सुझाव किसने दिया था जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए? वेरियर एल्विन ने, शरद चंद्र राय ने, मजूमदार ने या AR देसाई ने? किसने दिया था? तो देखिए जो आपके वेरियर एल्विन है ना, इन्होंने अनुसूचित जाति और आदिम जाति कमीशन में सचिव के रूप में क्या कार्य किया और सन 1960 में, कब सन याद रखिएगा, सन 1960 में सरकार को एक इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की और एल्विन भारत सरकार जनजाति मामलों के सलाहकार भी थे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? यह है वेरियर एल्विन के बारे में। ठीक है, तो वेरियर एल्विन ने जनजाति समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में, 1927 में। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? 410, 415, 420 या 429? तो देखिए जो साइमन कमीशन द्वारा सूची तैयार की गई थी उसमें आपके नाम थे कितने? 429 दलित जातियों के नाम। ठीक है, 429 जनजातियों के दलित जातियों के नाम उसमें शामिल थे, किसमें? जो सूची साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया? ठीक है, ए लिंग या जेंडर और विकास, ठीक है, जेंडर DA, या बी उत्तर आधुनिकतावाद और विकास PDA, सी है आपका महिलाएं और विकास WAD, या डी विकास में महिलाएं WID। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, विकास में महिलाएं। देखिए श्रम के लिंग आधारित विभाजन, ठीक है, इसमें से आपको लिंग किसमें दिख रहा है? विकास में महिलाएं। हालांकि दिख तो आपको इसमें भी रहा है महिलाएं और विकास, लेकिन ये सिर्फ महिलाओं आधारित हो जाएगा। ठीक है, विकास में महिलाएं का मतलब है कि जो विकास है उसमें पुरुष और महिला दोनों की ही भागीदारी। ठीक है, तो ये जो उपागम है कौन सा? विकास में महिलाएं यानी कि WID, इसमें इस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्रूक्स के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन एक भ्रष्टाचार की मात्र एक विशिष्ट अवस्था है? कौन सी? घूस, चोरी, हिंसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ब्रूक्स के अनुसार आपसे क्या पूछ रहा है? कौन एक भ्रष्टाचार की मात्र एक विशिष्ट अवस्था है? कौन सी? तो ये है आपका घूस लेना। ठीक है, देखिए जब भी भ्रष्टाचार का नाम आता है ना तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? घूसखोरी। ठीक है, तो इन्होंने ब्रूक्स के अनुसार क्या है, इन्होंने कहा है जो घूसखोरी है ये भ्रष्टाचार की सबसे विशिष्ट अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निर्धनता अध्ययनों की समाजशास्त्रियों द्वारा प्रायः आलोचना की जाती है क्योंकि वे, क्या है ऑप्शन? निर्धनता को सीमित नजरिए से देखते हैं, इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं,
परिवार में असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं, या उपर्युक्त सभी। कौन सा है? देखिए, निर्धनता अध्ययनों की समाजशास्त्रियों द्वारा आलोचना की जाती है, क्योंकि वो क्या है, वो निर्धनता को सीमित नजरिए से भी देखते हैं, इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित भी करते हैं, और परिवार में जो असमान हिस्सेदारी है उसको भी ये डिनाई करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। सामाजिक गतिशीलता आपको पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है। ठीक है, ए है आपका सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति। बी है आपका सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति। सी है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिजिक गति, या उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए तो क्या है इसमें? देखिए, सामाजिक गतिशीलता सामाजिक जगत में पद प्रस्थिति या परिस्थिति संस्तरण में होने वाले परिवर्तनों का संकेत देती है। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता अधोमुखी, ऊर्ध्वगामी और क्षैतिज तीनों ही प्रकार की होती है। ठीक है, जो आपकी सामाजिक गतिशीलता है ये ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, ठीक है, और जो क्षैतिज है ये तीनों ही प्रकार की होती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए तीनों ही प्रकार की होती हैं, और साधारण अर्थों में आय के बढ़ने या घटने के कारण किसी व्यक्ति का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रवेश की स्थिति को ही क्या है? सामाजिक गतिशीलता के रूप में हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये आपका कोड वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। आपसे कह रहा है जो सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियां एवं परंपराओं से संबंधित साधन है वो कौन कौन से हैं? ए है आपका पर्दा प्रथा, बी है दहेज निरोध कानून, सी है अंतरजातीय विवाह, या 4 है आपका अलौकिक शक्ति में विश्वास। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपके ए 1 2 3, बी है 2 3 4, सी है 1 2 4 और डी है 1 3 4। ठीक है, देखिए जो आपकी सामाजिक नियंत्रण में पूछ रहा है, ठीक है, प्रथा, जनरीतियां एवं प्रथाओं से संबंधित साधन। तो देखिए जनरीति और प्रथा, आपको पता होगा पर्दा क्या है? पर्दा प्रथा क्या है? एक प्रथा है। ठीक है, जो अंतरजातीय विवाह है ये भी क्या है? एक तरह की प्रथा ही है, जनरीति ही है। ठीक है, और अलौकिक शक्ति में विश्वास, ये क्या है? हमारी धार्मिक मान्यता से रिलेटेड चीज है, तो इसको आप जनरीति और परंपरा में ले सकते हैं। लेकिन देखिए जो दहेज निरोध कानून है ये क्या है? ये कोई जनरीति या प्रथा नहीं है, ये क्या है? ये एक कानून है, एक मतलब संविधान द्वारा बनाया गया, मतलब संविधान के अंतर्गत ये एक कानून है। ठीक है, इसको संसद द्वारा बनाया गया है, ये कानून है, एक नियम है। ठीक है, ये आपका जनरीति या प्रथा नहीं है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 किसमें नहीं है? देखिए इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 2 है और इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 2 है, तो ये तीनों तो नहीं होंगे। ठीक है, तो बचा कौन सा आपका? आपका बचा ऑप्शन नंबर 4, डी 1 3 और 4, यानी कि जो पर्दा प्रथा है, अंतरजातीय विवाह है और अलौकिक शक्ति में विश्वास है, ये तीनों ही सामाजिक नियंत्रण की जनरीति एवं प्रथाओं से संबंधित साधन हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका यह, यानी कि इन 4 में से कौन सा यह कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है? कौन सा? समूह, संघ, जीव या समष्टि? कौन सा है? तो देखिए जो आपका जीव है, ठीक है, देखिए कोशिका जीवों, जो आपका जीव है, पहले आंसर देख लीजिए, ये आपका जीव यह कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है। ठीक, कोशिका जीवों के शरीर की देखिए रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, वैसे ही व्यक्ति समाज के बीच संबंधों का तंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टीबी बॉटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान कौन से हैं? जितने भी आपके सोशियोलॉजी वाले आप लोग में से जितने भी लोग भी होंगे उनको ये चीज पता होगी। ए है आपका विश्वकोशीय, प्राकृतिक, वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी। बी है आपका विश्वकोशीय, उद्विकासीय या प्रत्यक्ष विज्ञान। सी है आपका उद्विकासीय, प्रत्यक्षवादी और ऐतिहासिक। या डी है आपका उद्विकासीय, ऐतिहासिक और आदर्शात्मक। आपसे क्या पूछ रहा है?
आपसे पूछ रहा है समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है, टीबी बॉटोमोर के अनुसार ये 3 से सोपान यानी कि ये 3 स्टेप कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए जो टीबी बॉटोमोर थे ये आपके एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। ये बॉटोमोर ने यानी कि टीबी बॉटोमोर ने मार्क्सवाद के अतिरिक्त समाज में अभिजनों की भूमिका का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया था। देखिए टीबी बॉटोमोर के अनुसार जो समाजशास्त्र है ये 3 सोपानों से मिलकर बना है, और ये 3 सोपान कौन से हैं? ये 3 सोपान हैं आपके विश्वकोशीय, उद्विकासीय और प्रत्यक्ष विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टीबी बॉटोमोर के अनुसार विश्वकोशीय, उद्विकासीय और प्रत्यक्ष विज्ञान है ये समाजशास्त्र के 3 सोपान हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किसके कारण WF ऑगबर्न ने 150 सामाजिक संकेतों को संकलित किया था, ठीक है। किसके कारण यानी कि किस चीज के माध्यम से? टेलीविजन, रेडियो, टेलीविजन तथा रेडियो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके उससे? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका डाउन सिंड्रोम का एक प्रकार का है, यानी कि डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का क्या है, किस तरह का विकार है? ए खाने संबंधी विकार, बी सोने या नींद संबंधी विकार, सी गुणसूत्र असामान्यता या डी व्यवहारिक समस्या, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे? डाउन सिंड्रोम क्या है एक प्रकार का? तो ये जो डाउन सिंड्रोम है ना, ये एक प्रकार की गुणसूत्रीय असमानता है, यानी कि क्रोमोसोमल, ठीक है, क्रोमोसोमल आपकी एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में, मैदान में या बरामदे में, ठीक है। तो संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? देखिए तो इसका क्या आंसर होगा? देखिए इस क्वेश्चन का तो आंसर बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी हम सभी लोगों ने 2 साल के लिए कोरोना का फेस किया है। तो कोरोना क्या था? एक संक्रामक रोग था आपका, और जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता था उसको क्या किया जाता था? सबसे पहले उसको क्वारंटाइन किया जाता था, यानी कि उसको आइसोलेट कर दिया जाता था एक अलग जगह पर, मतलब बाकी लोगों से उसको अलग कर दिया जाता था, ताकि जो संक्रमण है वो दूसरे व्यक्तियों में ना फैले, ठीक है। तो इसका आंसर तो लगभग इस टाइम छोटे से छोटे बच्चे को ही पता होगा जो थोड़ी बहुत भी समझ रखता है। तो क्या है? जो संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति है उसको कहाँ रखेंगे? उसको रखेंगे एक अलग कमरे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परिवार नियोजन से लाभ है कौन सा? रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार या इनमें से सभी। परिवार नियोजन से क्या लाभ है? तो देखिए परिवार नियोजन से आपका रोजगार में वृद्धि भी होगी, निर्धनता में कमी भी आएगी, जीवन स्तर भी सुधरेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर आपका डी, यानी कि ये तीनों ही परिवार नियोजन से के लाभ हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? देखिए फिर से आपसे क्या पूछ रहा है? नहीं है। आप ये मत देखिएगा कि कौन सा सामाजिक नियंत्रण में शामिल है, ठीक है। कौन सा? नमस्ते करना, धार्मिक अनुष्ठान, स्कूल की प्रार्थना में भाग लेना या हड़ताल करना। कौन सा आपसे पूछ रहा है? क्या नहीं है? सामाजिक नियंत्रण में शामिल है। तो देखिए ए भी होगा, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी है, स्कूल की प्रार्थना में भाग, ये तीनों ही चीजें क्या दिखा रही हैं? आपको एक तरह का डिसिप्लिन दिखा रही हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका हड़ताल करना है भाई, हड़ताल तो एक अराजक चीज हो गई ना, तो ये सामाजिक नियंत्रण कैसे शामिल हो सकती है? बल्कि ये तो सामाजिक नियंत्रण के खिलाफ है, अगेंस्ट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर डी। जो आपका हड़ताल करना है ये मानव व्यवहार ये जो है ये सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पार्सन्स द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सी आपसे पूछ रहा है जो सामाजिक नियंत्रण की युक्ति है वो नहीं है, शामिल नहीं है पार्सन्स के द्वारा। स्वीकारात्मक क्रियाविधि, निषेधात्मक क्रियाविधि, प्रत्यक्ष क्रियाविधि या चिकित्सात्मक क्रियाविधि। देखिए आप ये इंपॉर्टेंट है,
देखिए एक ही कॉन्सेप्ट को हो सकता है किसी एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग जो आपके विचारक हैं उन्होंने अलग अलग बातें कही हो, तो ये कंफर्म रखिएगा कि किसने क्या कहा है, ठीक है। तो ये आपसे किसके द्वारा पूछ रहा है, पार्सन्स के द्वारा पूछ रहा है, सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए जो पार्सन्स हैं इनके अनुसार जो प्रत्यक्ष क्रियाविधि है, ठीक है, कौन सी, जो प्रत्यक्ष क्रियाविधि है ये सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है, सामाजिक नियंत्रण की युक्तियों में शामिल नहीं है। अच्छा, आपको इसमें एक चीज और क्या याद रखनी है कि पार्सन्स ने, जो आपके टैलकॉट पार्सन्स थे, इन्होंने सामाजिक नियंत्रण जो संबंधी सिद्धांत है ये किसमें दिया है, इनकी एक बुक थी द सोशल सिस्टम, ठीक है, किसमें दिया है, ये इन्होंने दिया है अपनी किताब द सोशल सिस्टम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि टैलकॉट पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण से संबंधित जो सिद्धांत है ये अपनी बुक द सोशल सिस्टम में प्रतिपादित किया है, ठीक है। और इनके द्वारा बताई गई युक्तियों में स्वीकारात्मक क्रियाविधि, निषेधात्मक क्रियाविधि और चिकित्सात्मक क्रियाविधि शामिल है, जबकि जो प्रत्यक्ष क्रियाविधि है ये शामिल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 2 से 3 बार रिवीजन जरूर करके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, जो कि आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।